मध्य प्रदेश में बीजेपी आखिर किस बात के मंथन में लगी है? क्या निगम नियुक्ति को लेकर जद्दोजहद चल रही है? क्या जल्द निगम मंडल के साथ संगठन में भी प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट की नियुक्ति की तैयारी है? रविवार को कोलार रेस्ट हाउस में सत्ता और संगठन के मुखिया 10 घंटे तक बैठे तो फिर सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं, जिसमें बीजेपी को उन अज्ञात दुश्मनों की भी तलाश है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैठक में सह संगठन मंत्री और संगठन मंत्री शामिल हुए। चर्चा 4 लोगों के बीच बंद कमरे में हुई है, लिहाजा बीजेपी के पास जवाब भी उसी तरह का है। देखिए, ये सब सरकार है तो सरकार के साथ संगठन की नियुक्तियों का भी मामला होगा जो बची हुई है, सरकार की नियुक्तियों का भी मामला होगा। निगम मंडलों के स्थान तो भरे ही जाना है, तो उसके लिए सब बातचीत होगी और बातचीत होकर के ही भारतीय जनता पार्टी में होता है। तो उम्मीद करना चाहिए कि इस पर तो एक्सरसाइज हो ही रही है लगातार, तो जिस दिन अनुकूलता लगेगी उसमें उनकी घोषणा होती जाएंगी। देखो, संगठन की सारी व्यवस्थाएं सुचारू चलें और जो हमारा ध्येय है उसकी ओर लगातार आगे बढ़ते रहें, इसके लिए परिवार साथ साथ बैठता है, विचार विमर्श करता है, योजनाएं बनाता है, कार्यक्रम बनाता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो ताकत है ना, वो सामूहिकता है। इसलिए सामूहिक आधार पर नेतृत्व जब बैठता है, चिंतन करता है, तो सामने वाले खेमे में चिंता पैदा हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करने वाली है। बीजेपी में बैठक, मंथन, समीक्षा सब समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन अज्ञातवास में बैठक हुई तो कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके 4-5 शीर्ष नेता बहुत फुर्सत में तो नहीं है, उन्हें सरकार चलाने का दायित्व है, पार्टी चलाने का दायित्व है। यदि वो 4-5 घंटे कहीं बैठ रहे हैं या 10 घंटे बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उन्हें घबराहट तो है। अब वो अदृश्य ताकत कौन है, वो भी बता सकते हैं कि वो ताकत कौन है। 2 दिन पहले सीएम शिवराज गृह मंत्री अमित शाह से मिले, दूसरे दिन बड़ी बैठक हो गई। जाहिर है सवाल उठेंगे, लेकिन पार्टी नियुक्तियों के साथ 2023 की तरफ बढ़ती है तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी सक्रियता बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या पार्टी में मंथन के साथ टेंशन भी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मंच, मंथन, चिंतन और अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। निगम मंडल की नियुक्तियों में क्यों हो रही देरी? क्या सभी दावेदारों को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती? क्या निगम मंडलों में नियुक्ति कर सामंजस्य बिठाने का प्लान? क्या कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को किया अटेंशन? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीति का ये टेन्योर या ये पंचवर्षीय दौर निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूतो न भविष्यति जैसे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जोड़ तोड़कर सरकार बनी, जोड़ तोड़कर टूट गई, फिर पुनर् मतदान हुए, उपचुनाव हुए और उपचुनावों में सरकार के भाग्य का फैसला हुआ और जनता ने भाग्य विधाता बनकर भारतीय जनता पार्टी को चौथी बार सरकार चलाने का मतादेश दिया। लेकिन इस मतादेश के बाद ये 5 सालों में 3 साल तो ऐसे कट गए हैं कि बाकी नहीं है तरके तमन्ना की आरजू। अब क्या मैं कहूँ कि कोई तमन्ना नहीं मुझे। जो निगम मंडल की नियुक्तियां थीं वो 1.5 साल में कमलनाथ जी जाते जाते शुरू कर पाए और अब भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग 1.5 साल हो गए हैं, यहाँ शुरू होने की कवायद शुरू है। तो निगम मंडल की नियुक्तियां होंगी तो जो असंतोष है, जो दावेदार हैं, उनके बीच की बातें सामने आएंगी। चुनाव में जो एक पार्टी का
कुनबा बढ़ेगा तो मेहनत ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर मंथन चिंतन अटेंशन तो है, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन भी है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आलोक संजर जी, पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रताप भानु जी, स्थितियां कुछ ऐसी आ रही हैं कि उम्र दराज मांग कर लाए हैं 4 दिन, 2 कांग्रेस में कट रहे हैं और 2 बीजेपी में, आधे आधे लोग आ गए इधर उधर। तो स्थितियां लगभग वैसी ही बनी हैं, अनिर्णय की स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम चिंतन मंथन कर रहे हैं, अटेंशन में है, लेकिन आप कह रहे हैं टेंशन में हैं ये लोग, इसलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्या है वस्तुतः स्थिति? मुझे तो समझ में आता है कि चिंतन मंथन तो है ही नहीं, टेंशन ही टेंशन है चारों तरफ जी, भोपाल से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके भोपाल तक। क्योंकि ये निर्वाचित सरकार तो है नहीं, जैसा आपने कहा कि जोड़ तोड़ से बनी हुई सरकार है जी, और ये बहुमत खो चुकी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बहुत बड़ी गंभीर भ्रष्ट आचरण से बनी हुई सरकार है, जिसने निर्वाचित विधायकों से सौदेबाजी करके, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेतृत्व से सौदेबाजी करके इस सरकार को बनाया जी। और वो सौदेबाजी का क्रम पिछले 1.5 साल से अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। चाहे मंत्री बनाने की बात हो, चाहे कोई पद देने की बात हो, चाहे संगठन में एडजस्टमेंट करने की बात हो, चाहे आपके निगमों में अध्यक्ष बनाने की बात हो। पुरोहित जी, ये सब पेड सर्विसेज आज भी आप चिंतन इन मंथन सबको, का, ये तो आप इन टेंशन ही सबको, टेंशन का दौर चल रहा है। सर आप इन सबको पेड सर्विसेज की कैटेगरी में ही रख रहे हैं? वो तो रहेगी क्योंकि उनका आचरण ही ये बता रहा है। जी जी। आलोक जी अच्छा, हमारे दूसरी साथ बात, हैं। आलोक जी को भी नमस्कार करना चाहूंगा मैं, हमारे मित्र हैं भोपाल के आलोक जी, तो सांसद रहे हैं। आपके ऊपर देखिए, भानु से ही आलोक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सूरज खुद अपनी आंख से सूरज है आज तक। अभी ये आग थोड़ी ज्यादा तपिश बढ़ा दी है प्रताप भानु जी ने। नहीं, वस्तुतः विषय बहुत सुंदर है, जी मंथन चिंतन और अटेंशन। जी लेकिन प्रताप भानु भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे सीनियर भी हैं पॉलिटिक्स में। जी जी। लेकिन एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते जो मैंने समझा है, अभी वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति फियर और फ्रस्ट्रेशन की है। जी फियर मतलब डरना और फ्रस्ट्रेशन, जी। और वही कारण है। तो उनकी जो दृष्टि है वो अपनी है, लेकिन देश की और प्रदेश की जनता की दृष्टि कुछ और है। वस्तुतः राजनीति को समझने की आवश्यकता है। बार बार आरोप लगाते हैं कि खरीद फरोख्त हुई, ये हुई, जिसका कोई प्रमाण नहीं, और उसका जनता ने भी वोट देकर बता दिया कि जो भाजपा में आए थे वो भाजपा के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ वो जीत भी गए और अच्छे वोटों से जीते। जितने वोटों से पहले जीते उससे ज़्यादा वोटों से जीते। तो इट मीन्स ये तो तय हो गया कि जनता ने इनको स्वीकार किया। दूसरा, कांग्रेस के लोग प्रूफ नहीं कर पाए, बल्कि कांग्रेस की गलतियां जो हैं सामने सबके हैं कि कांग्रेस का बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता, वो उसको प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है तुम सड़कों पे उतर जाओ। तो ऐसी स्थिति में बेइज्जती तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, हमने तो हमारे पास आए, वो विचारधारा से जुड़े, तो कांग्रेस के मंत्री लेवल के लोग जुड़े और कई बार के चुनाव जीते हुए लोग जुड़े। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी गलतियों को नहीं देखा और हमने जो भाजपा में आ गए तो भाजपा के हम दोषारोपण करने लगे। मुझे लगता है आज भी कांग्रेस को चाहिए, अभी कितना बड़ा उदाहरण भी मैंने कल ही चैनल पे देख रहा था कि खंडवा में चुनाव होना है और अरुण यादव जी का, तो कमलनाथ जी ने कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो चुनाव तैयारी कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी और कल फिर कोई टूटन होगा तो फिर आप भाजपा पे दोषारोपण करोगे। वस्तुतः भाजपा पे दोषारोपण तब करते हैं जब जैसे टूटन होगा तो ठीक है, लेकिन टूटन कहें आप या तोड़ो तो जूठन कहें, टूटेगी लेकिन ना। आप ले आते हो भाई एक अंगूर का गुच्छा है, ये सारे अंगूर निकाल के उन्होंने अलग रख दी तो उसकी वैल्यूज ही कम ही हो जी, गई। जी। जो अंगूर गुच्छे में बिकने वाला था उसकी कीमत ज्यादा मिलने वाली थी, उन्होंने बिल्कुल उसकी कीमत ही खत्म कर दी। तो कांग्रेस की अपनी तो आप कम कार्यशैली कीमत है। का ही माल खरीद रहे हैं? हम क्यों, हम तो कह रहे हैं जो इस विचारधारा से जो लोग जुड़ रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर सकते, ये खुला विचारधारा है। पूछ लेता हूँ, हाँ? सुरेश शर्मा जी से पूछ लेता हूँ, सर ये विचारधारा है और धारा ऐसी है कि अच्छे अच्छे तैरने वाले बह गए और कमलनाथ जी वर्तमान में तनहा रह गए, लेकिन टिके हुए हैं। इस वर्तमान विचारधारा के दौर में
इसको अब विचारधारा ही कहना उचित होगा कि ये वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई सुनामी है? क्या कहेंगे? दल बदल के बाद और विचारधारा का जो लबादा ओढ़ लिया जाता है कि ये सब विचारधारा की लड़ाई है, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दलों में विचारधारा सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य से बड़ी है। विचारधारा गौण हो गई। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, और उसके बड़े हिस्से का पालन होता है। लेकिन जहां तक सत्ता प्राप्ति का प्रश्न होता है, वहां विचारधारा फिर वहां भी मुझे अनेकों बार गौण दिखाई देती है। और जहां तक अभी दोनों बड़े नेताओं का जो स्टेटमेंट है वो तो मैत्रीपूर्ण स्टेटमेंट है, इसलिए इसके बारे में तो चर्चा करने जैसा कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो अटेंशन है उसके साथ टेंशन वाली बात कोई भी देख रहा है। कारण सबसे बड़ा ये है कि सत्ता में बदलाव जो हुआ, सत्ता जिन कारणों से आई, मैं ये देखता हूं कि सत्ता के बाद जो समायोजन है और सत्ता का लाभ है वो किधर ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है। क्योंकि यदि 28 विधायकों को लेकर के एक सत्ता का समायोजन किया जाता है और उसका चुकारा जिसको कह सकते हैं ना, उसका बदले में जो दिए जाने वाला है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, इसकी कल्पना भाजपा को नहीं थी। केंद्र सरकार में मंत्री हो गए, 6 कांग्रेस के समय मंत्री थे, अब 11 से 14 मंत्री हो गए, 3 निगम मंडल में पहले से बैठे हैं, निगम मंडल की दावेदारी इतनी ज्यादा की जा रही है। तो भाजपा को, कार्यकर्ताओं को, ये देखिए, नेताओं को तो सत्ता मिल गई और सत्ता का रसास्वादन जो है वो किसको बुरा लगता है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसको ये महसूस हो रहा है कि ये ठगी का सौदा हो गया। और कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा है कि बरसों बरस काम करने वाला कार्यकर्ता आज ये महसूस करता है कि निगम मंडल की जो नियुक्तियां हैं उसके लिए चिंतन मंथन चल रहा है, वो उसको मिलेगी या सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं और आज भाजपा के कार्यकर्ता हो गए उनको मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ा इस समय, और मैं नवीन जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये बंटवारा यदि सलीके का नहीं हुआ तो आप भाजपा को ऐसी स्थिति में देखेंगे जो कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा थी, उसमें मध्य प्रदेश में इतना अजीब बदलाव आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जी। और मुझे मालूम है कि आलोक जी नहीं कहेंगे, लेकिन आलोक जी का अनुभव भी यही कहता होगा कि जो कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा थी, जो नारायण प्रसाद गुप्ता, प्यारेलाल खंडेलवाल जी ने जिस भाजपा का निर्माण किया था, और ये कहें कि 2003 में जिस भाजपा में उमा भारती सत्ता लेकर के आई थी, इस चौथे दौर में वो भाजपा लगभग तिरोहित हो गई और केवल हम संतुष्ट करते हुए लोगों को देख रहे हैं। समझ लेता हूँ। सौदा दिल का है या द्रहम का है? वस्तुतः सौदा मैं इसको मानता नहीं। अच्छा, सौदा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना पूर्व में कि विचारधारा की बात है और ओपन मंच है। हमारा कमल से लोग जुड़ना चाहते हैं, विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे की वो उस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो स्वागत है, लेकिन विचारधारा को मानना पड़ेगा। अभी मेरा ये मानना है कि अब वो कांग्रेस से आए थे, अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हैं, थे और हैं में बहुत अंतर होता है। और इसलिए भाजपा का जब ये कोई कार्यकर्ता बन जाता है तो उसकी सिर्फ दृष्टि एक ही होती है, जो होती है अर्जुन ने जैसे चिड़ी अपने मछली की आंख दिखी थी। मेरा ये मानना है इस विचारधारा से जुड़ने के बाद सारी बातें गौण होती है। राजनीति में बहुत सारे किंतु और परंतु लगते हैं, लेकिन जो विचारधारा से जुड़ गया है और यदि उसने संगठन के को समझ लिया है तो मुझे लगता है कि फिर उसके लिए टिकट, उसके लिए निगम मंडल, ये सब चीज़ें गौण होती हैं। क्योंकि हमारे लिए अभी क्या है कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, इस नारे के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। आज भी जो हमारे चिंतन मंथन होते हैं, हमारी बैठकें होती हैं, उसमें ये बात कही जाती है। आज भी अभी मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंडल की वर्किंग कमेटी पूरे प्रदेश में हो रही। क्यों हो रही है? कि नीचे के कार्यकर्ता को भी संबल मिले, उसको ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी उसकी है। वस्तुतः एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हम भाजपा से चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम भाजपा को कितना चाहते हैं। जब हम भाजपा को जितना चाहने लगेंगे, जब भाजपा हम हो जाएंगे, तो फिर ये सारी बातें बेकार की हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो कुशाभाऊ ठाकरे जी की, दीनदयाल जी की पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी और जो हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं जिन्होंने हमको सिखाया है, उस दिशा पर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चल रहा है। भानु जी हैं, समझ लेता हूँ। प्रताप भानु जी, वो तो आपके साथ थे, अब वो इनके साथ हैं और जनता ने वेरीफाइड कर दिया है उनको, कुछ को रिजेक्ट भी कर दिया है, तो अब वो चैप्टर क्लोज हो जाता है।
अब भले ही ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न हमेशा कांग्रेस खड़ा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो मुंह की खाएंगे। लेकिन सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हाथों हाथ लिया है और ऐसा हो गया है कि हर दिल पे लिख दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया। निगम मंडलों में भी और जिलों की कमेटियों में भी, संगठन के विस्तार में भी, केंद्रीय स्तर पर भी, हर जगह ज्योतिरादित्य जी को वरीयता मिली। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक ईगो में या इग्नोरेंस के चलते खो दिया आप लोगों ने? देखिए साहब, वो तो उन्होंने धोखाधड़ी करके, कांग्रेस के साथ गद्दारी करके, बीजेपी के साथ सौदेबाजी करके अपना गठबंधन किया है। और जो सुरेश शर्मा जी ने कहा कि आज सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि दे दी गई है, मैं वही कहना चाहूंगा कि सत्ता के लिए बीजेपी ने अपनी विचारधारा की तिलांजलि दे दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता कहते थे माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, वो बदल गए स्वर। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि शिवराज सिंह के हाथ मंदसौर की गोली कांड के खून से रंगे हुए हैं, वो अब उनके गले में बाहें से बाहें मिलाकर उनके गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं, अपने लोगों को मंत्री बनवा रहे हैं, अपने लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। और मैं आज कह रहा हूं पुरोहित जी, आप नोट कर लीजिए कि जब भी निगम मंडल की ये होगी, उनके दबाव में होगी, उनके लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, वो चर्चाएं चल रही हैं। ये अटेंशन नहीं है, पूरा टेंशन है। भारतीय जनता पार्टी आज टेंशन में है, फूट पड़ी हुई है और ढाक के 2 पात 4 पात कितने होते हैं ये देखने में आएंगे। और आज इस कठिनाई के दौर में ये उन लोगों को मंत्री बनाएंगे जिनको मंत्री पद देंगे या चेयरमैन बनाएंगे और मंत्री पद का दर्जा देंगे जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जो चुनाव में हार गए हैं। वो नाम अखबार में 4 से चल रहे हैं, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा। तो विचारधारा की बात तो आलोक संजर जी ना करें, विचारधारा तो रही नहीं गई है, संगठन का काम ही नहीं रह गया है। अब ये हम दो हमारे दो की पार्टी हो गई है। वही हाल दिल्ली में है, वही हाल मध्य प्रदेश में है। तो कार्यकर्ता की तो जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्रश हो रहा है, पिट रहा है, उसके बारे में तो आवाज उठाइए आप। अब कह ही नहीं रहे, सिंधिया की जय जयकार में लगे हो, सिंधिया की जय जयकार में लगे हो। और पहले कहते थे माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, अब शिवराज को भूल गए। अब आप दोनों आपके अभी आ रहा हूं, जरा प्रतिक्रिया ले लूं सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, यहां कुनबा बढ़ गया है तो समझ आता है कि भाई एक दबाव है, प्रेशर है, अनिर्णय की स्थिति है, क्योंकि कहाँ एडजस्टमेंट करें, समायोजन किसको करें, किसके लोगों को कितना महत्व दें, एक नई प्रकृति निर्मित हुई है। लेकिन कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस किसका इंतजार कर रही है नेता प्रतिपक्ष बनाने को? कौन सा ध्रुव तारा उदय होगा? या अगस्त उदित अगस्त पंथ जल सोषा, जिम लोभें सोसें संतोषा। तो जब वो अगस्त तारा उदित होगा तब नेता प्रतिपक्ष का करेंगे क्या? मतलब कौन से मुहूर्त में करेंगे? तो ये कांग्रेस की भी अनिर्णय की स्थिति मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय बड़ी मौजू है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, प्रताप भानु जी बहुत सीनियर हैं और काफी लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही विनम्रता के प्रतिमूर्ति आलोक है। वो मेरे छोटे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस जो है अपनी सफलता और विफलता दोनों में सिंधिया को देखती है। यदि सफलता की बात आती है तो कहते हैं कि वो सिंधिया के कारण जो है ये परिस्थिति बन गई। और ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने विरोधी पर पीएचडी करने की बजाय अपने मामलों में जो है अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस की इस समय सबसे बड़ी कमी यह है कि कमलनाथ उसके नेता हैं, और कमलनाथ जी 40 साल तक यदि केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं तो उन्हें एक विभाग चलाना आता है। उन्होंने सरकार चलाना कभी अनुभव भी नहीं था और ना उन्होंने सीखा। और जो ही वो मध्य प्रदेश की सत्ता में आए तो उनका मैनेजमेंट सक्सेस हो गया, इसलिए कि केवल एक किसान कर्ज माफी का नारा था। वास्तविकता यह है कि जब सरकार चलाने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पहले दिन से ही बदले की भावना से काम किया
और वो बदले की भावना अन्य क्षेत्रों में, मीडिया हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, अन्य लोग हो सकते हैं, इनके साथ जो बदले की भावना से काम किया उसका प्रतिकार मिले न मिले, लेकिन वो पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बदले की भावना से काम करने लग गए। और कभी भी जो है किसी भी राजनेता के द्वारा ऐसी टिप्पणियां नहीं की जो लंबा अनुभव रखता हो। तो उसके कारण जब सत्ता उनकी गई है तो हम उसको ढांकने के लिए, एक कमलनाथ जी की गलती जिसने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से सड़क पर ला दिया, उसको हम ढांकने के लिए सिंधिया पर आरोप लगाते हैं और भाजपा पर आरोप लगाते हैं। अंतिम और संक्षिप्त प्रतिक्रियाएं लूंगा। एक प्रताप भानु, मैं आऊंगा सर आपके पास, आऊंगा आपके पास। प्रताप भानु शर्मा जी, कमलनाथ जी कांग्रेस की गलती है या उपलब्धि है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी थी कांग्रेस के कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही बनी थी और उनका नेतृत्व प्रदेश के सभी नेताओं को स्वीकार है और तब भी था और आज भी है। जिन्हें जाना था चले गए, उनकी हमको अब चिंता नहीं है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है, अनुभवी आदमी है, गंभीर आदमी है और पार्टी के ऐसे वो नेता हैं जिनका आधार कार्यकर्ताओं के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है। और जहां तक प्रतिपक्ष के नेता की बात है, वो है आज की तारीख में पद खाली नहीं है और जब पार्टी हाईकमान का कोई आदेश होगा तो उसका निर्वहन किया जाएगा, उसमें कोई चिंता की कोई बात नहीं है और ना कांग्रेस के अंदर कोई दुविधा है। यदि दुविधा होती तो हम देख लीजिए जो चुनाव जीते दमों का इतने भारी बहुमत से नहीं जीत से। कांग्रेस की एकजुटता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और भाजपा का जो बिखराव है, जो उनके अंदर के कितनी भीतर घात हुई उसका अध्ययन चल रहा है जी। मैं ये आपको साफ तौर से पुरोहित जी बताना चाहूंगा जी। और दूसरी बात, इस समय ये विचार मंथन की या टेंशन की जरूरत नहीं है। आज कोरोना की बहुत गंभीर स्थिति है, देश में तीसरी लहर की चर्चा चल रही है। इन्हें वैक्सीनेशन पे ध्यान देना चाहिए, मीटिंग मंथन करना चाहिए, कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए। कोरोना पे आज मध्य प्रदेश में जिनको टीकाकरण हुआ है, जिनका वैक्सीनेशन हुआ है, वो प्रतिशत सिर्फ 7% है और राष्ट्रीय प्रतिशत है 8%। राष्ट्रीय प्रतिशत से नीचे है मध्य प्रदेश। लोगों की जान माल की रक्षा करें, उनकी सुविधा बढ़ाएं, मेडिकल सुविधाएं बढ़ाएं, वैक्सीनेशन बढ़ाएं। ये सरकार सिर्फ कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। काय का चिंतन मंथन हो रहा है? कोरोना के कंट्रोल का क्यों नहीं हो रहा? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे कि 1.5 लाख लोग मर गए? हम इनके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। सीधा जवाब। नहीं, आपको सहमत होना भी नहीं चाहिए। आप यदि सहमत हो गए फिर आप भी भाजपा ही हो जाएंगे। वस्तुतः यदि आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस का लीडर जो है राहुल गांधी जी, भाजपा की जो कुरीतियां हैं या जो उनका फेल्योर है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। एक तो टेंशन बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग टेंशन में हो। हमारे यहाँ एनकरेजमेंट है, हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कोरोना को लेकर आपने विषय उठाया, सौदेबाजी को एनकरेजमेंट कर रहे हो आप। आज मैं उसको सौदेबाजी मानता ही नहीं हूं। कब सौदेबाजी हुई? आप कोई प्रूफ लेके आओ तब मैं मानूंगा, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप अपने घर को भाई साहब आप संभाल नहीं पाए और वो दूसरे घर चले गए तो आप कहते ये तो गलत हो गया। तो वस्तुतः हम पहले अपने घर को तो संभालें। जहां तक सवाल है, आप यदि कोरोना की बात करते हो, चिंता कर लो संजय जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, जो आपने विचारधारा की बात करी, तो मेरी विचारधारा में बोलता नहीं हूं। मैं मेरी विचारधारा, चरित्र और चेहरा, बिल्कुल आप मुझे बोलने दो ना। चेहरा तीनों गए भारतीय भाई साहब, आप बोलने तो आपका छोटा भाई हूं मैं, बोलने तो दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि विचारधारा तो मेरे रक्त के कण कण में है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे लोग हमको, हमारे को देखते हैं, हमारा संगठन भी हमको देखता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि दूध में जब शक्कर मिल गई है तो शक्कर दिखाई नहीं दे रही, दूध मीठा हो गया है। इस बात की चिंता आप लोगों को करना चाहिए। आपका टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये देखना इस शुगर के मरीजों को देखो। नहीं, कोई शुगर का मरीज नहीं है, सब मस्त लोग हैं। डायबिटीज ना हो जाए, मैं हूँ पहले से हूँ। लेकिन आप जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप विचार। लेकिन ये क्या है सर, इंसुलिन लेने वाले, इनके पास पॉलिटिकल इंसुलिन देने वाले बहुत लोग हैं ना। नहीं, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। वैक्सीनेशन तो दे नहीं पा रहा है, इंसुलिन कहाँ से देंगे? इसलिए नहीं दे पा रहे, आपको लगा है, लेकिन राहुल गांधी जी ने नहीं लगवाया। चर्चा बड़े रोचक दौर में, लेकिन समय में इजाजत नहीं दे रहे, तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश जी, राहुल जी ने लगवा रही, वो भी नहीं। आप सुरेश जी, बहुत अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा कि अनिर्णय की ये जो स्थिति है,
सत्ता पक्ष में हो, नए को नवा जोड़ा है तो हो समझ में आती है, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी रहेंगे तो कई बार ये बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस से ही ये बातें आती हैं कि अब वो नेता प्रतिपक्ष एक पद छोड़ेंगे, अब वो छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी निर्णय की स्थिति में कई लोग स्थिर होकर बैठे रहते हैं कि नया दायित्व मिलेगा, नए तरीके से काम करेंगे। तो जो दायित्व हैं वो समय रहते बट जाएं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, तो दोनों के लिए अच्छा है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। मैं केवल 2 लाइन में जवाब देता हूं। पहला लाइन ये है कि जो कमी इस समय बीजेपी में है कि लोग 15-15 बरस से कुर्सियों पर बैठे हैं और दूसरे का नंबर नहीं आने देते, पीढ़ियां जो है बिना सत्ता सुख भोगे जा रही हैं। ठीक ये स्थिति है कि यदि उम्रदराज कमलनाथ या उम्रदराज दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के नेतृत्व भी करेंगे और सत्ता का सुख भी लेंगे तो ये जो युवा पीढ़ी है ये क्या करते हुए सत्ता से बाहर हो जाएगी या अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच जाएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को इस पर विचार करना चाहिए। आलोक संजर जी ये डायलॉग बोल सकते हैं कि मैं अपना जीता हूं, मैं ऐसा कर, ये वगैरह वगैरह जो डायलॉग बरसों से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कह सकते हैं कि ये वाली बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की भी दौड़ लगती है और कैरवा डैम पर भी बैठा जाता है। जी जी। तो ये जो दोनों पक्ष जो है यानी संगठन भी और सत्ता जो अपनी ताकत को बचाए रखने के लिए जो मंथन कर रहे हैं, इसकी बजाय कार्यकर्ताओं के बारे में विचार करना चाहिए, जो इस समय सबसे गंभीर विषय है। समय सीमा के चलते मैं बहुत माफी के साथ ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मंथन, चिंतन और अटेंशन की बातें हो रही हैं, लेकिन टेंशन की भी बात करें। ये तनाव कौन लेगा और तनाव कौन दूर करेगा? वर्तमान में दोनों दलों में नियुक्तियों को लेकर अनिर्णय की स्थिति है, लेकिन चिंतन, मंथन और अटेंशन के बाद जो सामंजस्य की स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो चुनाव नज़दीक है, चुनावी साल अब नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 1.5 साल के जो 2 टेन्यूअर हैं वो सरकार बनने बिगड़ने में चले गए। अब चूंकि नियुक्तियों की बात है तो सबको इंतजार, और इस इंतजार के बाद की जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी वो मध्य प्रदेश के भाग्य का बहुत कुछ निर्णय करेंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार। नमस्कार।